फाइल एलोकेशन मेथड के बारे में डिस्कशन किया था और उस पर बेस्ड एक एमसीक्यू पार्ट 1 को पोस्ट किया था। आज उसी फाइल एलोकेशन मेथड पर बेस्ड एमसीक्यू के पार्ट 2 को मैं लेकर के आया हूँ और आई होप कि ये पार्ट 2 आपको समझ में आए और इनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें जो कि फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल हो। सो ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, contiguous allocation has two problems dash and dash that linked allocation solves। contiguous allocation की दो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन दो प्रॉब्लम्स को linked allocation ने सॉल्व किया था। ऑप्शन ए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड साइज डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी साइज डिक्लेरेशन एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्शन डी मेमोरी एलोकेशन एंड साइज डिक्लेरेशन। कंटिन्यूअस एलोकेशन में जैसा कि हम जानते हैं कि किसी एक फाइल के लिए जो रिक्वायर्ड डिस्क स्पेस होता है वो रिक्वायर्ड डिस्क स्पेस किसी फाइल को कंटिन्यूअसली एलोकेट किया जाता है। दूसरा, कंटिन्यूअस एलोकेशन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड जो है वो आपका प्री एलोकेशन स्ट्रेटजी को यूज करता है। इसमें यूजर को ही इनफैक्ट पता नहीं होता कि उसके द्वारा बनाई गई फाइल का साइज कितना यूज किया जाना है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग उसे स्पेस प्रोवाइड कर सके। तो इन दो प्रॉब्लम को लिंक्ड एलोकेशन टेक्निक ने सॉल्व किया था। जो कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड है इसमें किसी फाइल को जब डिलीट कर देते हैं तो जो इनिशियली फाइल को जो कंटिन्यूअसली डिस्क स्पेस अलोकेट किए गए थे वो डिलीशन के बाद स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं जिसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम कहा जाता था। और प्री एलोकेशन स्ट्रेटजी की वजह से जब फाइल का साइज डायनेमिकली ग्रो करता था तो उसके साइज को जान पाना मुश्किल हो पाता था। तो इसकी वजह से लिंक्ड एलोकेशन टेक्निक ने पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को यूज किया था और इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड साइज डिक्लेरेशन। Next one, in indexed allocation, all pointers of the files are brought together at one place in the option A data block, option B index block, option C indirect block and option D none। indexed allocation टेक्निक जो कि फाइल एलोकेशन टेक्निक में तीसरी टेक्निक थी, इसमें सभी पॉइंटर्स को किसी एक फाइल के लिए कहाँ पे रखा जाता है, उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम क्या है। हम जानते हैं कि जो इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक है, इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक में जितने भी डिस्क ब्लॉक्स होते हैं उन सभी डिस्क ब्लॉक्स के जितने के पॉइंटर्स जो होते हैं उन पॉइंटर्स को एक प्लेस पर रखा जाता है, एक टेबल पर रखा जाता है और उस टेबल का नाम एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक को इंडेक्स ब्लॉक कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडेक्स ब्लॉक। Question number 13, dash is a pre-allocation strategy using variable size portion where the file allocation table needs just a single entry for each file showing the starting block and the length of the file। जैसा कि क्वेश्चन की डेफिनेशन से पता चल जा रहा है कि ये एक प्री एलोकेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात किया जा रहा है इसमें, और इसमें किसी एक फाइल के लिए जो डिस्क का एलोकेशन है वो कंटिन्यूअस हो रहा है और किसी फाइल के जो लेंथ है वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज की जा रही है स्टार्टिंग ब्लॉक के साथ। ये कंटिन्यूअस एलोकेशन इसका आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट इफ अ पॉइंटर इज लॉस्ट और डैमेज्ड इन अ लिंक्ड एलोकेशन। क्या होगा अगर पॉइंटर जो है वो लॉस हो जाए या डैमेज हो जाए लिंक्ड एलोकेशन में। हम जानते हैं कि जो लिंक्ड एलोकेशन टेक्निक है उस लिंक्ड एलोकेशन टेक्निक में किसी फाइल के रिगार्डिंग जो डायरेक्टरी एंट्रीज होती है वो डायरेक्टरी एंट्री में दो इंफॉर्मेशन कंटेन की जाती है और ये दो इंफॉर्मेशन बेसिकली दो पॉइंटर्स होते हैं। पहला पॉइंटर फर्स्ट डिस्क ब्लॉक के लिए होता है और जो दूसरा पॉइंटर होता है वो लास्ट डिस्क ब्लॉक के लिए होता है। और अगर ये पॉइंटर्स ही लॉस्ट हो गए तो पहले डिस्क ब्लॉक के एड्रेस को भी नहीं रिट्रीव किया जा सकेगा और पहले डिस्क ब्लॉक के एड्रेस को नहीं रिट्रीव कर पाने की वजह से उसके बाद की जितने भी डिस्क ब्लॉक्स हैं उनके भी एड्रेसेस को रिट्रीव नहीं किया जा सकेगा। सो इन शॉर्ट उस पर्टिकुलर फाइल को ही जो है डैमेज हो जाएगी या उस पर्टिकुलर फाइल को भी रिट्रीव नहीं किया जा सकेगा। तो इन शॉर्ट अगर एक लाइन में कहें तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन ए, द इंटायर फाइल कुड गेट डैमेज। उस पूरी की पूरी फाइल को ही जो है वो डैमेज हो जाएगी, उसको किसी भी तरीके से रिट्रीव नहीं किया जा सकेगा अगर लिंक्ड एलोकेशन में पॉइंटर्स ही लॉस हो जाते हैं।
So the correct answer is option A. Next one, if the extents are too large, then what is the problem that comes in? अगर extent बहुत ज़्यादा बड़े हुए size में, then what is the problem that comes in? वो problem क्या है जो आ सकती है? Option A internal fragmentation, option B external fragmentation, option C starvation and option D all of the mentioned. एक्सटेंट एक ऐसी टेक्निक है जो कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड में यूज की जाती है। कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन जैसे कि हम जानते हैं किसी एक फाइल के लिए जो रिक्वायर्ड डिस्क ब्लॉक है वो कंटिन्यूअसली एलोकेट किए जाते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन में जो है वो प्री एलोकेशन स्ट्रेटेजी होती है। इसमें किसी फाइल के साइज को इनिशियली अगर नहीं पता होता है तो, या किसी फाइल का साइज अगर डायनेमिकली ग्रो कर जाता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड साइज जो एक्स्ट्रा साइज है उस एक्स्ट्रा साइज के लिए मेमोरी कैसे एलोकेट की जाती है, तो उस मेमोरी को एलोकेट करने के लिए एक न्यू टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे एक्सटेंट टेक्निक कहते हैं। एक्सटेंट एक चंक होता है, मेमोरी चंक होता है या डिस्क ब्लॉक का चंक होता है जो कि कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। एक्सटेंट भी अपने आप में कंटिन्यूअस इन नेचर होता है, डिस्क ब्लॉक्स में कंटिन्यूअसली होते हैं और ये कंटिन्यूअस डिस्क ब्लॉक जिसे हम चंक का नाम दे रहे हैं और ये टेक्निक चंक के तौर पे डिस्क ब्लॉक कंटिन्यूअस इन नेचर में जो है इसे एक्सटेंट का नाम दे करके उस कंटिन्यूअस डिस्क एलोकेशन टेक्निक में असाइन कर दी जाती है अगर किसी फाइल के लिए एडिशनली रिक्वायर्ड साइज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उस एक्सटेंट का साइज ही बड़ा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो अगर उस एक्सटेंट का साइज ही बड़ा है तो इस केस में फाइल एलोकेशन सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को उस एक पॉइंटर को मेंटेन करना पड़ता है जो पॉइंटर आपके एक्सटेंट के एड्रेस को होल्ड करता है। तो पॉइंटर, अगर इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि पॉइंटर जो है वो 2 बाइट का स्पेस ले रहा है और एक्सटेंट अगर 10 MB का स्पेस ले रहा है तो ये 2 बाइट जो है किसी पॉइंटर के हैं और ये पॉइंटर किसी 10 MB के चंक के लिए हैं, 10 MB के एक्सटेंट के लिए हैं। तो एक तरीके से ये एक ओवरहेड हो गया कि बड़े इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटी इंफॉर्मेशन को रिलेटिवली डिफरेंट प्लेसेस पे मैनेज करके रखना पड़ रहा है और ये प्रॉब्लम होती है आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की, जहां पे एक बहुत बड़ी आपकी मेमोरी को हैंडल करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए छोटी सी एडिशनल बाइट्स को सेपरेट प्लेस पे रखा जाता है। ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Now question number 16, which of the file allocation method is suitable for both sequential as well as direct access files? Option A contiguous only, option B indexed only, option C linked only and option D both contiguous and indexed. कौन से फाइल एलोकेशन मेथड में सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस दोनों पॉसिबल होता है? हम जानते हैं कि जो कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन सिस्टम होता है उसमें फाइल्स जो होती हैं उनके लिए डिस्क ब्लॉक है वो कंटिन्यूअसली एलोकेट किए जाते हैं। तो अगर किसी डिस्क ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास है तो स्टार्टिंग एड्रेस के थ्रू, क्योंकि कंटिन्यूअस एलोकेशन में सभी डिस्क ब्लॉक कंटिन्यूअसली होते एलोकेट किए जाते हैं, तो स्टार्टिंग एड्रेस के मिल जाने के बाद सारे डिस्क ब्लॉक सीक्वेंसली एक्सेस किए जा सकते हैं। दूसरा, कंटिन्यूअस एलोकेशन में डायरेक्ट एक्सेस भी पॉसिबल है। स्टार्टिंग एड्रेस अगर सिस्टम के पास है तो स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाने के बाद अगर IF स्टार्टिंग एड्रेस पे है और किसी P एड्रेस पे जंप करना है तो I + P कर देने पे सीधे उस पर्टिकुलर रैंडम डिस्क ब्लॉक पे जंप किया जाता है I + P करके। इंडेक्स्ड एलोकेशन की बात की जाए तो इंडेक्स एलोकेशन में जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी डिस्क ब्लॉक्स होते हैं उन सभी डिस्क ब्लॉक्स के एड्रेस एक इंडेक्स ब्लॉक में मेंटेन किए जाते हैं और ये सभी डिस्क ब्लॉक्स जो हैं वो आपके एक इंडेक्स ब्लॉक में सीक्वेंशियली मैनेज किए जाते हैं। तो इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस भी पॉसिबल होता है और वो सभी डिस्क ब्लॉक स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से डिस्क ब्लॉक्स को भी डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। सो इंडेक्स ब्लॉक में भी आपका सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है। लिंक्ड एक्सेस की बात करते हैं या लिंक्ड एलोकेशन टेक्निक की बात करते हैं तो जो लिंक्ड एलोकेशन टेक्निक होती है उसको लिंक लिस्ट के थ्रू मैनेज किया जाता है और लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग का एड्रेस
एक स्टार्टिंग का एड्रेस एक पॉइंटर के थ्रू मेंटेन किया जाता है, स्टार्टिंग डिस्क ब्लॉक का एड्रेस एक पॉइंटर के थ्रू मेंटेन किया जाता है, और वो डिस्क ब्लॉक फिर नेक्स्ट डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करता है, फिर फर्दर जो सेकंड डिस्क ब्लॉक है वो थर्ड डिस्क ब्लॉक को, फिर वो फोर्थ डिस्क ब्लॉक को, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है, किसी भी पर्टिकुलर डिस्क ब्लॉक के एड्रेस पे पहुंचना है, तो उसके लिए फर्स्ट डिस्क ब्लॉक का एड्रेस का होना जरूरी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो रैंडम पोजीशन पे किसी भी तरीके से नहीं पहुंचा जा सकता जब तक कि स्टार्टिंग का एड्रेस ना हो। तो यानी कि फर्स्ट डिस्क ब्लॉक के एड्रेस के थ्रू ही आप सीक्वेंशियल एक्सेस करके किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। सो लिंक्ड एलोकेशन टेक्निक में केवल और केवल सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल हो पाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो अगर हम देखें तो बोथ कंटिन्यूअस एंड इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक can access sequential and direct access for a file. Option D is the correct answer. Next, dash tracks the information such as which data blocks comprises a file, the size of files, its owner and access rights, and so on. Option A superblock, option B file free list, option C FCB, and option D file system manager. इससे पहले कि आपने अगर मेरे वीडियोस को देखा होगा, उसमें फाइल सिस्टम का एक लेयर डायग्राम बनाया था, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाया था। तो फाइल सिस्टम का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसमें एक टर्म यूज किया गया था लॉजिकल फाइल सिस्टम, और लॉजिकल फाइल सिस्टम में एक टर्म, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जिसे हम FCB का नाम देते हैं, फाइल कंट्रोल ब्लॉक। तो जो फाइल कंट्रोल ब्लॉक है, उस फाइल कंट्रोल ब्लॉक में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी फाइल के रिगार्डिंग होती है कि किसी फाइल का ओनर कौन है, किसी फाइल का नेम क्या है, किसी फाइल का साइज क्या है, उसका डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, उस पर कौन कौन सी परमिशन लगी हुई है। तो ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन FCB फाइल कंट्रोल ब्लॉक में मेंटेन की जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ dash is a process independent data structure, SOFT, OFT, FCB and PCB। प्रोसेस इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? अगर हम PCB की बात करें तो PCB मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसमें किसी प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। FCB की बात करें, जैसा कि अभी तो पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि FCB फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता है। फाइल कंट्रोल ब्लॉक में किसी फाइल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसका ओनर कौन है, उसका डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, उस पर कौन कौन सी परमिशन लगी है, एंड सो ऑन। और कोई फाइल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ही बनाई गई होती है। सो FCB is not a process independent data structure। FCB किसी फाइल के लिए रिगार्डिंग है, और वो फाइल किसी एक प्रोसेस के लिए ही किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंटेंट की गई होगी। सो FCB is also the wrong option। Now if we talk about OFT, that is open file table। open file table एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो किसी फाइल के रिगार्डिंग कितनी बार किसी एक फाइल को ओपन किया गया है इसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 4 प्रोसेसेस हैं और उन 4 प्रोसेस P1, P2, P3 और P4 ने किसी फाइल को ओपन कर रखा है, किसी एक प्रोसेस P1 ने उसी फाइल को ओपन किया हुआ, किसी प्रोसेस P2 ने भी सेम फाइल को ओपन किया है, प्रोसेस P3 ने भी सेम फाइल को, और प्रोसेस P4 ने भी उसी फाइल को ओपन किया गया है। तो इस तरीके से 4 प्रोसेस ने सेम फाइल को ओपन किया गया है। तो ओपन फाइल टेबल जो उस फाइल के काउंट को मेजर करता है कि किसी एक फाइल को कितने नंबर ऑफ टाइम्स ओपन किया गया है। तो यहाँ पे चारों डिफरेंट प्रोसेस ने एक ही फाइल को ओपन किया गया था। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, उन डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए उस पर्टिकुलर फाइल के काउंट्स 4 हो गए। तो ओपन फाइल टेबल ने मेंटेन किए हुए हैं कि उस फाइल को कितने बार ओपन किया गया है या कितने काउंट्स उसके हैं, वो मेंटेन करता है कि कितने काउंट्स हैं फाइल को ओपन करने के रिगार्डिंग। तो ओपन फाइल टेबल इज द काउंट इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल रिगार्डिंग ओपनिंग। तो OFT जो है वो भी आपके फाइल इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, वो किसी फाइल की वजह से ही एग्जिस्टेंस में होता है। SOFT की अगर हम बात करें, SOFT
सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल होता है। ये भी सिस्टम लेवल पे सभी फाइल्स की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। इन फाइल्स की इंफॉर्मेशन वही फाइल की इंफॉर्मेशन होती है जो OFT के रिगार्डिंग होती है। बस ये सिस्टम के लेवल पे किसी फाइल को कितनी बार ओपन किया गया है इसकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। सिस्टम के लेवल पे सिस्टम वाइड, तो ये वाइडर एस्पेक्ट में किसी फाइल के काउंट इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है और ये आपका प्रोसेस इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है। So the correct answer is option A. The pointer overhead of indexed allocation is generally dash the pointer overhead of linked allocation. जो इंडेक्स्ड एलोकेशन टेक्निक होती है, हमने जाना था कि इससे पहले की मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि इंडेक्स एलोकेशन स्ट्रेटजी में किसी एक सेकेंडरी स्टोरेज में अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज के जितने भी डिस्क ब्लॉक्स हैं उन सभी डिस्क ब्लॉक्स के जितने भी एड्रेसेस हैं उनको एक इंडेक्स ब्लॉक में मेंटेन किया जाता है। और जो लिंक्ड एलोकेशन स्ट्रेटजी है, लिंक्ड एलोकेशन स्ट्रेटजी में सभी डिस्क ब्लॉक्स के एड्रेसेस को पॉइंटर्स के थ्रू पॉइंट किया जाता है। पहला डिस्क ब्लॉक जो है वो दूसरे डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करता है और दूसरा डिस्क ब्लॉक तीसरे डिस्क ब्लॉक को और तीसरा डिस्क ब्लॉक चौथे डिस्क ब्लॉक को पॉइंटर्स के थ्रू या दूसरे शब्दों में कहे एक लिंक्ड लिस्ट के थ्रू मैनेज करता है। लेकिन जब इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक की बात की जाती है तो इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक्स में जितने भी डिस्क ब्लॉक्स हैं उन सभी डिस्क ब्लॉक्स के एड्रेसेस को एक प्लेस पे रखा जाता है जिसे इंडेक्स टेबल कहते हैं। और ये इंडेक्स टेबल जैसे जैसे फाइल का साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे डिस्क ब्लॉक्स के जो है नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उन डिस्क ब्लॉक्स का एड्रेस भी उस इंडेक्स टेबल में भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक में जो पॉइंटर्स का जो ओवरहेड है उसको मेंटेन करने के लिए जो है मैनेजमेंट जो है उसका वो आपका लिंक्ड एलोकेशन टेक्निक से ज्यादा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रेटर देन। Last question is, in the dash method, the file allocation table contains a separate one level index for each file. The index has one entry for each portion allocated to the file. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और इसके बाद इंडेक्स एलोकेशन टेबल की बात करें तो इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक में जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें डिस्क ब्लॉक्स होते हैं। उन सभी डिस्क ब्लॉक्स को उन सभी डिस्क ब्लॉक के जो एड्रेसेस हैं उनको एक टेबल में इंडेक्स ब्लॉक जिसे हम कहते हैं वहां पे मेंटेन करके रखा जाता है। जैसे जैसे फाइल का साइज अगर ग्रो करता जाता है तो डिस्क ब्लॉक्स भी हैं वो भी आपके बढ़ते चले जाते हैं। तो जब डिस्क ब्लॉक्स बढ़ते चले जाएंगे तो उनके इंडेक्स को उनके एड्रेसेस को मेंटेन करने के लिए जो टेबल बनाई गई है इंडेक्स टेबल वो भी ग्रो करती चली जाएगी। तो जब कभी भी फाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए डिस्क ब्लॉक्स भी बहुत ज्यादा बड़े होते जाएंगे, बहुत उनके लिए जो डिस्क ब्लॉक्स के जो एड्रेसेस हैं वो भी ज्यादा होते जाएंगे और फाइनली जो इंडेक्स ब्लॉक है जिन्होंने उन डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस को होल्ड कर रखा है वो इंडेक्स टेबल भी बहुत ज्यादा ग्रो करती चली जाएगी। तो इस ऐसे केस में उस इंडेक्स ब्लॉक को भी फर्दर ब्रेक कर दिया जाएगा एक और सिंगल लेवल इंडेक्स ब्लॉक में। तो ये पर्टिकुलर टेक्निक ऑप्ट की जाती है आपकी इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडेक्स्ड एलोकेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस MCQ ऑफ फाइल एलोकेशन टेक्निक एंड आई होप ये आपको MCQ समझ में आए हो, आपने इसे समझने की पूरी कोशिश की हो। आई गेस फाइल एलोकेशन टेक्निक्स के सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है और आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियोस लेकर के आऊँगा। आपको इसमें जो क्वेश्चंस अगर ना समझ में आए हो मुझे अपना फीडबैक दें एंड बी सेफ एंड स्टे इन टच एंड सी यू सून।